सभी को नमस्ते। और आज की इस वीडियो में फिर से एक मैं बायोग्राफी लेके आई हूँ और उस बायोग्राफी का नाम है जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कहा जाता है। और मैं ऑलरेडी एक बायोग्राफी लेके आ गई हूँ जो कि महात्मा गांधी के ऊपर था। तो और एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आप लोग से सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं क्लास 6 NCERT से 12th तक कंप्लीट करवाने वाली हूँ और प्लस हर एक चैप्टर का एनालिसिस भी करती हूँ और प्लस नोट्स भी देती हूँ। जैसे कि आज आने वाला है कौन सा क्लास 6 NCERT 3rd चैप्टर एनालिसिस भी आने वाला है, वीडियो भी आने वाला है। और जिस दिन मैं जिस चैप्टर को एनालिसिस करती हूँ उसी दिन उसका नोट्स 10-15 मिनट के अंदर ही वीडियो बन के आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले और एक बार मैं बोलना चाहूँगी कि जो भी इस वीडियो में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाला वीडियो कोई भी सारा इम्पोर्टेंट ही रहता है आप लोग तक पहुंचते रहे। अगर इनका जन्म का बात करें तो 14 नवंबर को हुआ था और इनका मृत्यु का बात करें तो वो हुआ था 27 मई को। पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी, एक स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू संसदीय सरकार की स्थापना और विदेशी मामलों में गुटनिरपेक्ष नीतियों के लिए विख्यात हुए। 1930 से 1940 के दशक में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से वह एक थे। जन्म की अगर बात करें तो कश्मीरी ब्राह्मणी पंडित परिवार से वो थे, जो अपनी प्रशासनिक क्षमताओं तथा विद्वता के लिए विख्यात हुए थे और जो 18वीं शताब्दी के आरंभ में इलाहाबाद में आ गए थे। इनका जन्म इलाहाबाद इतना में हुआ था। वे पश्चिम बंगाल मोतीलाल नेहरू के पश्चिम होगा ये क्या है पता नहीं, मोतीलाल नेहरू और श्रीमती स्वरूप रानी के एकमात्र पुत्र थे। अपने सभी भाई बहनों में जिनमें 2 बहन थी, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो सबसे बड़े थे। उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित बाद में संयुक्त राष्ट्र सभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। किसकी? जवाहरलाल नेहरू की बहन। और जवाहरलाल नेहरू क्या थे? सबसे बड़े थे। शिक्षा की अगर बात करें, उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो घर में हुआ था, 14 साल के वर्ष के आयु में नेहरू ने अपने घर पर ही पूरा अंग्रेजी अध्यापिकाओं और शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त की। इनके सबसे एक ही फर्डिनेज ब्रग्स था, जो आधे आयरिश और आधे बेल्जियन अध्यात्म ज्ञानी थे। उन पर कुछ प्रभाव पड़ा। जवाहरलाल नेहरू के एक समादृत भारतीय शिक्षक भी थे, जो उन्होंने हिंदी और संस्कृत में पढ़ाते थे। 15 वर्ष की उम्र में 1905 में नेहरू एक अग्रणी अंग्रेजी विद्यालय इंग्लैंड के हैरो स्कूल में भेजे गए। हैरो में दाखिल हुए, जहां वो 2 वर्ष तक रहे। नेहरू का शिक्षा काल किसी तरह से असाधारण नहीं था। वो और हैरो से वह कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज गए, जहां उन्होंने 3 वर्ष तक अध्ययन करके प्रकृति विज्ञान में स्नातक उपाधि प्राप्त की। उनके विषय रसायन शास्त्र, भूगर्भ विद्या और वनस्पति शास्त्र थे। कैम्ब्रिज छोड़ने के बाद लंदन के इनर टेम्पल में 2 वर्ष बिताकर उन्होंने वकालत की पढ़ाई की और उनके अपने ही शब्दों में परीक्षा उत्तीर्ण करने में उन्होंने न कीर्ति न अपकृति मिली। परिवार की अगर बात करें, भारत लौटने के 4 वर्ष बाद मार्च 1916 में नेहरू का विवाह कमला कौल के साथ हुआ, जो दिल्ली में बसे कश्मीरी परिवार की थी। उनकी अकेली संतान इंदिरा प्रियदर्शनी का जन्म 1917 में हुआ। बाद में वह विवाहोपरांत नाम इंदिरा गांधी भारत का प्रधानमंत्री बनी तथा एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसकी शीघ्र ही मृत्यु हो गई थी। बैरिस्टर के रूप में अगर 1912 ईस्वी में बैरिस्टर बने और उसी वर्ष भारत लौटकर उन्होंने इलाहाबाद में वकालत प्रारंभ की। वकालत में उनकी विशेष रुचि नहीं थी। भारतीय वे राजनीतिक में भाग लेने लगे। 1912 ईस्वी में उन्होंने बांकीपुर बिहार में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अधिवेशन में प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। राजनीतिक में अगर बात करें, भारत लौटने के बाद नेहरू ने पहले वकील के रूप में स्थापित होने का प्रयास किया, लेकिन अपने पिता की विपरीत उनकी इसी पैसे में कोई खास रुचि नहीं थी और उन्हें वकालत की और वकील का साथ देने ही नापसंद थे। उसी समय वह अपनी पीढ़ी के कई अन्य लोगों की भांति भीतर से एक ऐसे राष्ट्रवाद थे जो अपने देश की आज़ादी के लिए बेताब हो।
लेकिन अपने अधिकांश समकालीन की तरह उसे हासिल करके ही ठोस योजनाएं न बना पाया हो। गांधी जी से मुलाकात की अगर बात करें, लखनऊ अधिवेशन में सर्वप्रथम महात्मा गांधी में संपर्क में आए। गांधी उनसे 20 साल बड़े थे। दोनों में से किसी ने भी आरंभ में एक दूसरे से कोई बहुत प्रभावित नहीं किया। बहरहाल 1929 में कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष चुने जाने तक नेहरू भारतीय राजनीति में अग्रणी भूमिका में ही आ गए थे। इसी अधिवेशन में भारत के राजनीतिक लक्ष्य के रूप में संपूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई। उससे पहले मुख्य लक्ष्य अति उपनिवेशिक स्थिति की मांग था। नेहरू जी, दो शब्दों में, गांधी जी के अनुयायी के रूप में नेहरू की आत्मकथा और भारतीय राजनीति में उनकी गहरी रुचि का पता चलता है। उन्हीं दिनों अपने पिता को लिखे गए पत्रों में भारत की स्वतंत्रता में उन दोनों की समान रुचि दिखाई देती है। लेकिन गांधी से मुलाकात होने तक पिता और पुत्र में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए निश्चित योजनाओं का विकास नहीं हुआ था। गांधी ने उन्हें राजनीतिक अपनाए अनुयायी का बना लिया। गांधी द्वारा कर्म बल पर दिए जाए गुण और वह दोनों प्रभावित हुए। महात्मा गांधी का तर्क था कि गलती सिर्फ निंदा ही नहीं बल्कि प्रतिरोध भी किया जाना चाहिए। इससे पहले नेहरू और उनके पिता समकालीन भारतीय राजनीतियों का तिरस्कार करते थे, जिनका राष्ट्रवाद कुछ उपवादों को छोड़कर लंबे भाषणों और प्रस्तावों तक सीमित था। गांधी द्वारा ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ बिना भय या घृणा के लड़ने पर जोर देने से भी जवाहरलाल नेहरू बहुत प्रभावित हुए। उसके बाद आते हैं जेल यात्रा। कांग्रेस पार्टी के साथ नेहरू का जुड़ावा 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद आरंभ हुआ। इस काल में राष्ट्रवादी गतिविधियों की लहर जोरों पर थी और अप्रैल 1919 को अमृतसर के नरसंहार के रूप में सरकारी कदम खुलकर सामने आया। स्थानीय ब्रिटिश सेना कमांडर ने अपनी टुकड़ियों को निहरते भारत की एक सभा पर गोली चलाने का हुक्म दिया, जिसमें 379 लोग मारे गए और कम से कम 1200 लोग घायल हुए। नेहरू जी के शब्दों में भारत की सेवा का अर्थ करोड़पतियों की सेवा है। इसका अर्थ दरिद्रता, अज्ञान और अवसर की विषमता का अंतर करना है। हमारी पीढ़ी से सबसे बड़े आदमी यह आकांक्षा रही है कि प्रत्येक आंख के प्रत्येक आंसू को पोंछ दिया जाए। ऐसा करना हमारी शक्ति से बाहर हो सकता है, लेकिन जब तक आंसू है और पीड़ा है तब तक हमारा काम पूरा ही होगा। 1921 के आखिरी में जब कांग्रेस पार्टी की प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं को कुछ प्रांतों में गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, तब पहली बार नेहरू जले गए। अगले 24 वर्ष में उन्हें 8 बार बंदी बनाया गया, जिनमें से अंतिम और सबसे लंबा बंदी काल लगभग 3 वर्ष का कारावास जून 1945 में समाप्त हुआ। नेहरू ने कुल मिलाकर 9 वर्ष से ज़्यादा समय जेलों में बिताया। अपने स्वभाव के अनुरूप ही उन्होंने अपनी जेल यात्रा को असामान्य राजनीतिक गतिविधि वाले जीवन के अंतरालों के रूप वर्णित किया है। चाचा नेहरू। देश भर में जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेहरू बच्चों से बेहद प्यार करते थे। यही कारण था कि उन्हें प्यार से चाचा नेहरू बुलाया जाता था। एक बार चाचा नेहरू से मिलने एक सज्जन आए। बातचीत के दौरान उन्होंने नेहरू जी से पूछा, पंडित जी, आप 70 साल के हो गए, लेकिन फिर भी आप हमेशा बच्चों की तरह तरोताजा दिखते हैं, जबकि आपसे छोटा होते हुए भी मैं बूढ़ा दिखता हूँ। नेहरू जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इनके 3 कारण हैं। मैं बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ, उनके साथ खेलना कोशिश करता हूँ, इससे मैं अपने आप को जैसा ही महसूस करता हूँ। मैं प्रकृति प्रेमी हूँ और पेड़ पौधों, पक्षी, पहाड़, नदी, झरनों, चांद, सितारे बहुत प्यार करता हूँ। मैं इनके साथ में जीता हूँ, जिसे यह मुझे तरोताजा रखते हैं। अधिकांश लोग सदैव छोटी छोटी बातों को में उलझे रहते हैं और उसके बारे में सोचकर दिमाग खराब करते हैं। मेरा नज़रिया अलग है और मुझे छोटी छोटी बातों का कोई असर नहीं होता। यह कहकर नेहरू
नेहरू जी बच्चे की तरह खिलखिलाकर हंस पड़े। जवाहरलाल नेहरू हमारी पीढ़ी के एक महान व्यक्ति थे। वह एक ऐसे अद्वितीय राजनीतिज्ञ थे जिनकी मानव मुक्ति में प्रति सेवाएं चिरस्मरणीय रहेगी। स्वाधीनता संग्राम के योद्धा के रूप में वह यशस्वी थे और आधुनिक भारत के निर्माण के लिए उनका अंशदान अभूतपूर्व था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पहला चुनाव प्रचार। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का पहला चुनाव प्रचार भी यादगार है। एक कमेंटर के मुताबिक कांग्रेस का चुनाव प्रचार केवल नेहरू पर केंद्रित था। चुनाव में नेहरू के सड़क, रेल, पानी और हवाई जहाज सभी का सहारा लिया। उन्होंने 25,000 मील की दूरी तय की और 18,000 मील हवाई जहाज से, 5200 मील कार से, 1600 मील ट्रेन से और 90 मील नाव से। चुनाव आयोग के लिए राहत की बात ये थी कि निरक्षरता के बावजूद पूरे देश में 60% वोटिंग हुई, जबकि पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सबसे ज्यादा 364 सीटें मिली थी। भारत स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। साइमन कमीशन के विरुद्ध लखनऊ में प्रदर्शन में उन्होंने भाग लिया। एक अहिंसात्मक सत्याग्रही होने पर भी उन्होंने पुलिस की लाठियों की गहरी मार सहनी पड़ी। 1928 ईस्वी में अगर भारतीय कांग्रेस के बाद महामंत्री बने तो 1929 के लाहौर अधिवेशन के बाद नेहरू देश के बुद्धिजीवियों और युवाओं के नेता के रूप में उभरे। नेहरू जी ने कहा था, मेरे विचार में हम भारतवासियों के लिए एक विदेशी भाषा को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकारना सरासर अशोभनीय होगा। मैं आपको कह सकता हूँ कि बहुत बार जब हम लोग विदेश में जाते हैं और हमें अपने ही देशवासियों को अंग्रेजी में बातचीत करनी पड़ती है तो मुझे कितना बुरा लगता है। लोगों को बहुत ताज्जुब होता है और वे हमसे पूछते हैं कि हमारी कोई भाषा नहीं है, हमें विदेशी भाषा में क्या बोलना पड़ता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कारवा सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध बिछड़ने के बाद जब वाइसराय लॉर्ड लिथागो ने स्वतःशासी प्रांतीय मंत्रिमंडलों के परामर्श के लिए बिना भारत को युद्ध में झोंक दिया तो इससे विरोध में कांग्रेस पार्टी के आलाकमान ने अपने प्रांतीय मंत्रिमंडल वापस ले गए। कांग्रेस की इसी कार्यवाही से राजनीति का अखाड़ा जिन्ना और मुस्लिम लीग के लिए साफ हो गया। भारत छोड़ो प्रस्ताव। कांग्रेस पार्टी में अब नेतृत्व गांधी के हाथों में था, जिन्होंने अंग्रेज को भारत छोड़ देने का आह्वान किया। नेहरू हालांकि युद्ध प्रयत्नों पर प्रश्न उठाने में संकोच कर रहे थे, लेकिन गांधी का साथ देने में अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। 8 अगस्त 1942 में मुंबई में कांग्रेस पार्टी द्वारा भारत छोड़ प्रस्ताव पारित करने के बाद गांधी जी और नेहरू समेत समूचा कांग्रेस कार्यकारिणी समिति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। अपने नावुक और अंतिम कारावास से नेहरू 15 जून 1945 को रिहा हुए। भारत और पाकिस्तान का विभाजन 2 वर्ष के भीतर भारत को स्वतंत्र और विभाजित होना था। वाइसराय लॉर्ड बेवेल द्वारा कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग को साथ लाने की अंतिम कोशिश की नाकाम रही। इस बीच लंदन में युद्ध के दौरान सत्तारूढ़ चार्ली प्रशासन का स्थान लेकर पार्टी की सरकार ने ले लिया था। उसने अपने पहले कार्यों के रूप में भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजा और बाद में लॉर्ड बेवेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को नियुक्त कर दिया। अब प्रश्न भारत की स्वतंत्रता का नहीं बल्कि वह था कि हम इनमें से वह स्वतंत्रता राज्य होगा या एक से अधिक होंगे। जहां गांधी ने विभाजन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, वही नेहरू की अनिच्छा लेकिन यथावधिता में मौन सहमति दे दी। भारत की स्वतंत्रता दिवस पर प्रकाशित होने वाले उत्तराखंड के प्रमुख पुत्र युगवाणी में नेहरू जी की द्वारा दिनांक 9 अगस्त 1947 को दिल्ली के रामलीला मैदान में दिए गए भाषण का अंश प्रकाशित करते हुए लिखा गया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि राज्यों का पुनर्जन्म नेहरू के समय में एक और अहम फैसला भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन था।
इसके लिए राज्य पुनर्गठन कानून पास किया गया। आज़ादी के बाद भारत में राज्य की सीमाओं में हुआ यह बड़ा फैसला बदलाव लाया। इसके तहत 14 राज्यों में 6 केंद्र शासितों की स्थापना हुई। इसी कानून के तहत केरल और बॉम्बे को राज्य का दर्जा मिला। संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ दिया गया जिसके तहत भाषाई अल्पसंख्यकों को उनकी मातृभाषा की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिला। प्रधानमंत्री के रूप में उपलब्धियां 1929 में जब लाहौर अधिवेशन में गांधी जी ने नेहरू को अध्यक्ष पद के लिए चुना था, तब से 35 वर्ष तक 1964 में प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए मृत्यु तक 1962 में चीन में हराने के बावजूद नेहरू अपने देशवासियों के आदर्श बने रहे। राजनीति के प्रति उनका धर्मनिरपेक्ष रवैया गांधी के धार्मिक और पारंपरिक दृष्टिकोण से भिन्न था। गांधी के विचारों ने उनके जीवन काल में भारतीय राजनीति को भ्रामक रूप से धार्मिक स्वरूप दे दिया था। गांधी धार्मिक रूढ़िवादी प्रतीत होते थे, किंतु वस्तुतः यह था कि वह सामाजिक उदारवादी थे और हिंदू धर्म को धर्मनिरपेक्ष बनाने की चेष्टा कर रहे थे। गांधी और नेहरू के बीच असली विरोध धर्म के प्रति और रवैये का कारण नहीं बल्कि सभ्यता के प्रति रवैये के कारण भी था। जहां नेहरू लगातार आधुनिक संदर्भ में बात करते थे, वहीं गांधी प्राचीन भारत के गौरव पर बदलते थे। देश के इतिहास में एक मौका भी आया था जब महात्मा गांधी को स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पद के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू में से किसी एक का चयन करना था। लौह पुरुष के सख्त और बागी तेवर के सामने नेहरू का विनम्र राष्ट्रीय दृष्टिकोण भारी पड़ा और वह न सिर्फ एक पद पर चुने गए बल्कि उन्होंने सबसे लंबे समय तक विश्व के सबसे विशाल लोकतंत्र की बागडोर संभालने का गौरव हासिल हुआ। गुट निरपेक्ष आंदोलन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेहरू का सितारा अक्टूबर 1956 तक बुलंदी पर था। 1956 में सोवियत संघ के खिलाफ हंगरी के विद्रोह के दौरान भारत के रवैये के कारण उनके गुट निरपेक्ष नीति की जमकर आलोचना हुई। संयुक्त राष्ट्र में भारत अकेला एक गुट निरपेक्ष देश था जिसने हंगरी पर आक्रमण के मामले में सोवियत संघ के पक्ष में मत दिया। इसके बाद नेहरू का गुट निरपेक्ष आंदोलन के आह्वान की विश्वसनीयता साबित करने की काफी मुश्किल हुई। स्वतंत्रता के आरंभिक वर्षों में उपनिवेशीवाद का विरोध उनकी विदेश नीति का मूल आधार था, लेकिन 1961 के गुट निरपेक्ष देशों के बेलग्रेड सम्मेलन तक नेहरू ने प्रति उपनिवेशवाद की जगह गुट निरपेक्ष को सर्वोच्च प्राथमिकता देना शुरू किया था। 1962 में लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद के फलस्वरूप चीन में ब्रह्मपुत्र की नदी घाटी पर हमले की चेतावनी दी। नेहरू ने अपने गुट निरपेक्ष नीति को ताक पर रखते हुए पश्चिम देश को सहायता की मांग की और चीन को पीछे हटना पड़ा। नेहरू जी ने कहा था, भारत चीन युद्ध हिंदी चीनी भाई भाई का नारा उस समय बेमानी साबित हो गया कि जब सीमा विवाद को लेकर 10 अक्टूबर 1962 को चीनी सेना ने लद्दाख और नेफा में भारतीय चौकियों पर कब्जा कर लिया। नेहरू ने इसे जानबूझकर की गई कार्रवाई बताया। नवंबर में एक बार फिर चीन की ओर हमले शुरू हुई। हालांकि चीन में एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। तब तक 1300 से ज्यादा भारतीय सैनिक मारे जा चुके थे। पंडित नेहरू ने कैरियर का यह सबसे बुरा दौर साबित हुआ। उनके सरकार के खिलाफ संसद में पहली बार अविश्वासी प्रस्ताव पेश किया गया। वैज्ञानिक प्रगति के प्रेरणा स्रोत गांधी जी के विचारों के प्रतिकूल जवाहरलाल नेहरू ने देश में औद्योगिकीकरण को महत्व देते हुए भारी उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहन किया। विज्ञान के विकास के लिए 1947 ईस्वी में नेहरू के भारतीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना की। उन्होंने कई बार भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष पद में भाषण दिया। भारत के विभिन्न भागों में स्थापित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अनेक केंद्र इस क्षेत्र में उनकी दूरदर्शिता के स्पष्ट प्रतीक हैं। खेलों में नेहरू की व्यक्तिगत रुचि थी। उन्होंने खेलों को मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए आवश्यक बताया। एक देश का दूसरे देश से
मधुर संबंध कायम करने के लिए 1951 ईस्वी में उन्होंने दिल्ली के एक प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन करवाया। समाजवादी विचारधारा से प्रभावित नेहरू ने भारत के लोकतंत्र समाजवाद की स्थापना का लक्ष्य रखा। उन्होंने आर्थिक योजना की आवश्यकता पर बल दिया। वे 1938 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा नियोजित राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष भी थे। स्वतंत्रता पश्चात वे राष्ट्रीय योजना आयोग के प्रधान बने। नेहरू जी ने सांप्रदायिकता का विरोध करते हुए धर्मनिरपेक्ष पर बल दिया। उनके व्यक्तिगत प्रयास से ही भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया था। मृत्यु। चीन के साथ संघर्ष में कुछ ही समय बाद नेहरू के स्वास्थ्य में गिरावट के लक्षण दिखाई देने लगे। उन्हें 1963 में दिल का हल्का दौरा पड़ा। जनवरी 1964 में उन्हें और दुर्बल बना देने वाला दौरा पड़ा। कुछ ही महीनों बाद तीसरे दौर में 27 मई 1964 में उनकी मृत्यु हो गई। तो यहीं तक था जवाहरलाल नेहरू का बायोग्राफी। आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो भी हैं इस वीडियो पे नए, वो वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और आप लोग कैसे हैं कमेंट में बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। NCERT का ही आएगा। और आप सभी अच्छे से रहिए और हाँ, ख्याल भी रखिएगा। और हो सके तो बोल रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।